ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में। कई बार इस पे अलग से क्वेश्चन, शॉर्ट नोट या वाइवा वॉइस क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो इट्स द मोस्ट कॉमन वाल्वुलर लीजन। एओर्टिक स्टेनोसिस, वापस से हम एक बार ध्यान देते हैं क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द वॉल्व। तो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। यहाँ जो ओपनिंग है वो एओर्टा की है और यहाँ जो वॉल्व है दैट इज़ एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल में जो वॉल्व ओपन होता है बीच में दैट इज़ पल्मोनरी वॉल्व। ओके, इन दोनों को मिला के बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है मिट्रल वॉल्व और राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल्स के बीच में है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब हम जो बात कर रहे हैं एओर्टिक स्टेनोसिस, यानी हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, यानी जो एओर्टिक वॉल्व है उसमें नैरोइंग हो जाती है। सो उसको मोस्ट कॉमन लीजन बताया गया है। सो मोस्ट अमंग एडल्ट पेशेंट्स विद क्रोनिक वैल्वुलर हार्ट डिसीज, सबसे ज़्यादा मोस्टली ये कॉमन होता है एडल्ट पेशेंट्स में जिनमें क्रोनिक वैल्वुलर हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम होती है। ओके, एंड मोस्टली कॉमन इन एडल्ट मेल्स। अब अगर इसकी एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस के बारे में जानें तो इट इज़ ड्यू टू द डीजेनरेटिव कैल्सिफिकेशन ऑफ एओर्टिक कस्प। एओर्टिक वॉल्व में जो कस्प्स होते हैं उन कस्प में जब कैल्सिफिकेशन हो जाता है उसकी वजह से वॉल्व्स के जो कस्प हैं उससे जुड़े हुए फाइबर्स में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो कैल्सिफिकेशन से जो एरिया है वो कम रह जाता है, ओपनिंग जो है वो नैरो हो जाती है। सो वैल्वुलर इलेशन अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है तो इसकी क्या एटियोलॉजीज हो सकती हैं, कंजेनाइटल हो सकता है, पैथ्रिक हो सकता है, डीजेनरेशन ऑफ कैल्सिफिक डिसीज, रूमेटिक फीवर। इसके ऊपर मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर लूँगी। नेक्स्ट इज़ रेडिएशन। सो इस एटियोलॉजी के हिसाब से ये कई सारे कारणों से हो सकता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस कैसे, तो कैल्सिफिकेशन से एओर्टिक स्टेनोसिस कैसे होता है, देखिए व्हेन कोलेजन इज एक्सपोज्ड, किसी भी वजह से जब वेसल का कोलेजन या वॉल्व का कोलेजन एक्सपोज्ड हो जाता है तो वेल्वुलर मायोफाइब्रोब्लास्ट डिफरेंशिएट फिनोटिपिकली इनटू ऑस्टियोब्लास्ट्स। तो जो वॉल्व के मायोफाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स होते हैं, फिर जो सेल्स होती हैं ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं ऑस्टियोब्लास्ट में और ये एक्टिवली प्रोड्यूस करती हैं बोन मैट्रिक्स प्रोटीन। क्या प्रोड्यूस करती है, बोन मैट्रिक्स प्रोटीन। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। दैट अलाउ फॉर द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स। ठीक है, तो कैल्शियम के हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है जिसके फाइब्रोकैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाता है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रोकैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस। शॉर्ट नोट पूछते हैं इस पर, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा कारण होता है जेनेटिक कंजेनाइटल। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे विटामिन डी रिसेप्टर हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, इंटरल्यूकिन 10, एपोलाइपोप्रोटीन E4। इन सभी के वजह से जेनेटिकली अगर म्यूटेशन होता है तो डेवलपमेंट ऑफ कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाता है। नेक्स्ट आता है कोई एथेरोस्क्लेरोटिक रिस्क फैक्टर्स। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाना, बीपी इंक्रीज रहना, लाइपोप्रोटीन ए का बढ़ जाना, डायबिटीज़ मेलाइटस है, स्मोकिंग है, कोई क्रोनिक रीनल डिसीज़ है या कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो इन सब की वजह से जो वेसल्स हैं उनमें भी क्या कहते हैं हार्डनिंग आ जाती है, डिपोजिशन हो जाता है फैट्स का और इसकी वजह से वेसल्स जो है हार्ड हो जाती हैं। तो साथ में उससे जुड़ा हुआ जो वॉल्व है उसकी जो एरिया है उसमें भी चारों तरफ हार्डनेस आ जाती है और जो एरिया है वो एथेरोस्क्लेरोटिक हो जाता है। नेक्स्ट आता है रूमेटिक डिसीज ऑफ एओर्टिक लीफलेट। रूमेटिक डिसीज ऑफ एओर्टिक लीफलेट क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस कमर्शियल फ्यूजन। सो बेसिकली ये क्या होता है कि रूमेटिक डिसीज़ जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस बेसाई के द्वारा होता है। इसके ऊपर मेरा एक नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है। तो रूमेटिक डिसीज़ की वजह से जो लीफलेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं ट्रॉमा।
सबसे ज़्यादा तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो बाइकस्पिड वॉल्व पे देखने को मिलता है, बाकी ट्राइकस्पिड वॉल्व पे भी इसकी कुछ अपीयरेंस आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाल्व्स होते हैं उसके वो फाइब्रोसिस हो जाते हैं, कैल्सिफिकेशन हो जाता है और फर्दर फाइनली नैरोइंग हो जाती है और एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाता है। रूमेटिक एओर्टिक स्टेनोसिस ऑलमोस्ट एसोसिएटेड विद मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन और एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा रूमेटिक और एओर्टिक स्टेनोसिस का जो एसोसिएशन है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मिट्रल वॉल्व पे या एओर्टिक में। ठीक है, और बेसिकली इसकी वजह से रिगर्जिटेशन है जो ज़्यादा प्रोन हो जाता है। नेक्स्ट इज ए सिस्टोलिक मर्मर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। इस पे हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चूंकि अगर एओर्टिक स्टेनोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि एओर्टिक स्टेनोसिस में सिस्टोलिक मर्मर होते हैं, तो जो आपको हमेशा अपने हर क्वेश्चन में आंसर में मेंशन करना होगा। तो एओर्टिक स्टेनोसिस मींस नैरोइंग ऑफ द वॉल्व, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ओनली अ वेरी स्मॉल फाइब्रस ओपनिंग ऑफ एओर्टिक वॉल्व। बहुत ही स्मॉल ओपनिंग के साथ अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो बहुत ही इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत छोटी हो जाती है और इस छोटी ओपनिंग से जो है वो ब्लड बाहर आता है, कॉज रेजिस्टेंस टू इजेक्शन, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस, यानी रुकावट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि डायमीटर कम हो जाता है। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट इन द वेंट्रिकल्स, अब जितने प्रेशर के साथ उस टाइम में ब्लड इजेक्ट होना चाहिए उतना ना होके कुछ अमाउंट ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में रह जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है वो 300 mmHg तक भी बढ़ जाता है। एंड फाइनली जिसकी वजह से नोजल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है सिस्टोल के टाइम पे। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो जितना अमाउंट ब्लड बाहर आना चाहिए था उसके अलावा कुछ अमाउंट ब्लड जो है वो अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड पूरा बाहर क्यों नहीं आ पाता, नैरोइंग की वजह से, इंक्रीज रेजिस्टेंस की वजह से। सो फाइनली क्या होता है, ब्लड इज़ जेटिंग एट ट्रेमेंडस वेलोसिटी थ्रू स्मॉल ओपनिंग, बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ जो ब्लड है वो वॉल्व की स्मॉल ओपनिंग से बाहर आता है, जिससे कि उसका जो फ्लो होता है वो बहुत ही टर्बुलेंस होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है वो एक लीनियर फ्लो होता है, लेमिनार, और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो काफ़ी रशी नॉइज़ करने वाला होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से एओर्टा की जो वॉल्व्स हैं उनमें वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाता है। ये जो वाइब्रेशंस हैं वो इतने लाउड मर्मर प्रोड्यूस करते हैं सिस्टोल के टाइम पे, जिसकी वजह से ये जो है सुपीरियर थोरेसिक एओर्टा और इवन इनटू द लार्ज आर्टरीज ऑफ नेक में भी फील किए जा सकते हैं। एंड दिस साउंड इज़ हार्श एंड सो लाउड, सो द साउंड वाइब्रेशंस कैन ऑफन बी फेल्ट विद हैंड ऑन अपर चेस्ट एंड लोअर नेक। ये साउंड वाइब्रेशंस इतने इंटेंस होते हैं, इतने वाइब्रेट होते हैं, जो कि अपर चेस्ट और लोअर नेक पे भी फील होते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं थ्रिल। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एओर्टिक स्टेनोसिस पेशेंट में कितनी लेवल की सीवियरिटी है, अगर थ्रिल फील हो रही है इसका मतलब बहुत हाई लाउड मर्मर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। आई थिंक कि एओर्टिक स्टेनोसिस से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसके वेल्वुलर लीशन का कारण, इसकी इटियोलॉजीज जो है वो आप बता पाएंगे। So if you like the lecture, please like and subscribe my channel. Wish you all the best. Good luck to you. ऐसे ही और चैप्टर्स को पढ़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए. Thank you so much.